अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट को शुरू करते हुए समझ नहीं आ रही कि ये सवाल या इस उम्मीद का इज़हार करूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि बहुत से देखने वाले इस वक़्त एक गम की कैफ़ियत में हैं। कल ही पेशावर में जामिया मस्जिद पर दहशतगर्दों का एक हमला हुआ, जिसमें कल आने वाली इत्तलात के मुताबिक 56 से ज़ायद लोग जाम शहादत नोश कर चुके हैं। और इस तादाद को अगर हम डबल कर लें तो वो लोग हैं जो ज़ख्मी हैं। यानी हो सकता है कि इनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हों जो ज़ख्मों की ताब ना ला सकें। इस वाक़ये ने हमेशा की तरह पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है, लेकिन इस वाक़ये का एक ख़ास असर पाकिस्तान में बसने वाली शिया कम्युनिटी पे पड़ा है, जिनमें एक खौफ़ व हिरास की कैफ़ियत तारी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वाक़या उस जामे मस्जिद में हुआ जहाँ शिया कम्युनिटी जाती है। इस सिलसिले में हमसे बात करने के लिए आज मौजूद हैं शहरयार जाफ़री। शहरयार जाफ़री 2015 से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं, इंसानी हुकूक और क्लाइमेट चेंज के मौज़ूआत पर रिपोर्टिंग करते हैं और इनका ज़ाती तजुर्बा भी है इस तरह के वाक़यात से मुताल्लिक़। इन्होंने इस तरह के वाक़यात की रिपोर्टिंग भी की है और इनका अपना ताल्लुक भी इसी कम्युनिटी से है। तो आते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहले तो शहरयार, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर इस पॉडकास्ट में शिरकत की, हामी भरी। नहीं, थैंक यू सादिया, आपने इस टॉपिक को कवर करने का सोचा और मुझे मौका दिया। तो ज़ाहिर है काफ़ी बातें हैं, काफ़ी पुरानी-पुरानी बातें जो कि कोई मौका ऐसा आता है इस पे बंदा जो है वो बात करने की कोशिश करता है। ऐसे वाक़यात गुज़रे होते हैं ज़िंदगी में, इसी मतलब टेररिज़्म से रिलेटेड, और जहाँ इंसान ने ये सब चीज़ें बड़ी क्लोज़ली देखी हों, तो आपने ऐसा मौका फ़राहम किया, आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अ, शहरयार, हम आएँगे आपके ज़ाती तजुर्बात की तरफ भी, क्योंकि आपके साथ भी ये वाक़यात हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल जो कि एक ओवरव्यू के बारे में है। बहुत से लोगों को वाक़ये की तफ़सीलात नहीं पता। क्या आप पेशावर में होने वाले इस वाक़ये के बारे में नाज़रीन को कुछ बता सकते हैं? देखिए, मालूमात मेरी उतनी है जितनी एक आम जो है टीवी देखने वाले या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले शख्स के लिए है कि एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा। कल मैं बैठा हुआ सोच रहा था यार, किस्सा ख़वानी का नाम मैंने पहली बार कब सुना? मैंने इसका नाम सुना ही धमाकों से। जब 2000 से लेके 2010 की दहाई के अंदर यहाँ पे धमाके होना शुरू हुए, तो मैंने पहली बार ये, यार क्या नाम है किस्सा ख़वानी? फिर किसी ने बताना शुरू किया कि भाई यहाँ पे इसकी कुछ टेल्स मशहूर हैं, स्टोरी से मुताल्लिक है, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग वगैरह जैसे कुछ सिलसिले होते थे। मैंने कहा यार, कल जब यहाँ धमाका हुआ ना, मैंने कहा यार कितनी अजीब मजलूम सा इलाका है कि घूम फिर के यहीं इसी को टारगेट कर लिया जाता है। कभी यहाँ पे सियासी वर्कर्स को मारा जाता है, कभी यहाँ मस्जिदों पे धमाके होते हैं, कभी यहाँ के बाजार पे धमाका किया जाता है। खैर, बात ये है कि आपने जो धमाके से वाले पूछा कि वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी वाज़ेह है कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो सुसाइड बॉम्बर था, ही वाज़ वेल ट्रेन्ड, या बहुत ज़्यादा उसने रेकी की हुई थी वहाँ की। हुँ, हुँ। जिस तरह वो आया बड़ी कॉन्फिडेंटली, उसने जो बाहर पुलिसमैन थे उनको शहीद किया, बड़े स्ट्रेट अवे ही एंटर्ड इनटू द मॉस्क, और उसने जो रास्ते में जो भी आया उसको शहीद किया। और वहाँ पे जो मौजूद एनी शाहिद, उनका भी कहना था कि इतनी क्विकली अंदर आया है, और ये बिल्कुल जहाँ पे मस्जिद के इमाम नमाज़ पढ़ाते हैं, जहाँ खुतबा दिया जाता है, वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ पे जाके इसने ब्लास्ट किया। तो आई गेस कि जो मस्जिद में मौजूद लोग थे वो भी सरप्राइज़ थे, और दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हालात पहले से कुछ पुरअमन हैं हमारे मुल्क में। नो डाउट कि एक वेव चल रही है छोटे-छोटे टेररिस्ट अटैक की, हमारे बॉर्डर के ऊपर भी हो रहे हैं, फोर्सेस के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, छोटे-छोटे अटैक्स दीगर शहरों में भी हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ के लोग जो है ना, महसूस कर रहे थे कि अब जो है उनके इलाकों में अमन है, और वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। मतलब छोटे अटैक्स हो रहे थे, सुसाइड बॉम्बिंग मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और जिस तरह वो एंटर हुआ है, मतलब वो सक्सेसफुल हो गया। न्यूट्रलाइज़ तो क्या करती हमारी फोर्सेस, वो जो रास्ते में रज़ाकार या पुलिसमैन मौजूद थे, उनको ही ऐसा लगा कि वो ही सरप्राइज़ थे। जिस तरह उसने, आई गेस ही वाज़ होल्डिंग अ हैंडगन, उसने उससे जो है वो शूट किया। तो आई गेस ये पेशावर के लोग ख़ास तौर पे जो वहाँ मौजूद थे, वो सरप्राइज़ थे इस अटैक से। शहरयार, आपने ये एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है, और वो ये कि पाकिस्तान में कुछ अरसे से इस तरह के वाक़यात में ख़ासी कमी आ चुकी थी।
जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक अरसे से क्रैकडाउन जारी था पाकिस्तान आर्मी का, इसने हालात में काफ़ी हद तक बेहतरी भी पैदा की थी। लिहाज़ा ये वाक़या बिल्कुल। वाक़ई सबके लिए एक बहुत शॉकिंग ख़बर थी, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान में इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले हमें इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से, लेकिन ख़ैर क्वेटा में भी कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ, जी हाँ। कुछ अरसे से अब ये चीज़ होना शुरू हुई है। अच्छा, ये बताइए कि इसको इस वाक़ये को नस्ल कुशी का नाम देना या जेनोसाइड का नाम देना सही होगा? या आपको क्यों लगता नहीं है कि सही ये होगा? गलत, या आपको लगता है कि ये गलत बात है? नहीं, बिल्कुल सही होगा। दुनिया में जहाँ भी आप किसी को उसके फ़ेथ पे, उसके एथनिसिटी पे या और किसी ग्रुप के अंदर डाल के टारगेट करेंगे, तो वो तो जेनोसाइड ही होगी ना। आप अगर मतलब ऐसा हुआ है ना इस मुल्क के अंदर के बसों से उतार कर लोगों की शनाख्ती कार्ड या उनकी कमीज़ें ऊपर करके ये देखा गया है कि इनकी कमर पे ज़ंजीर ज़नी के निशानात हैं, तो ही उनको मारा गया है ना। तो ये जेनोसाइड ही कहलाएगी। अगर मुस्तकिल शिया हज़ारास टारगेट होते रहेंगे, कराची के अंदर शिया टारगेट किलिंग होती रहेगी, या शिया इमाम बारगाहों पे, मस्जिदों पे या उनके आशूरे की जो जुलूस होते हैं उस पे धमाके होते रहेंगे, तो ये तो क्लियरली जेनोसाइड है। मतलब एक जो जेनोसाइड की सिंपल डेफिनेशन है उसके अंदर ये पूरा-पूरा आता है। और ये दुनिया में कहीं भी हो रहा होगा तो मतलब मेरा तो ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि मैं इसको डिनाई करूँ, किसी के भी साथ हो रहा होगा। कल को लेट्स सपोज़ अल्लाह ना करे हमारी मुल्क में बसने वाले अहले सुन्नत कम्युनिटी के साथ होता है, तो मतलब मैं मुनाफिक हूँगा अगर मैं उसको कॉल आउट ना करूँ कि यार अगर किसी शख्स को इस बिना पे कत्ल किया गया। तो अगर जेनोसाइड की डेफिनिशन यही है कि आप किसी को उसके फेथ पे, उसके एथनिसिटी पे या किसी और ग्रुप की बेसिस के ऊपर अगर आप उसको टारगेट करते हैं, तो ये यही जेनोसाइड है मेरे नज़दीक। क्योंकि इस बारे में ये बात भी कही जा रही है कि ये ना कहा जाए कि ये वाक़या शिया कम्युनिटी के साथ हुआ है। ये कहा जाए कि ये वाक़या पाकिस्तानियों के साथ हुआ है, मुसलमानों के साथ एट लार्ज हुआ। एक देखिए एस्पेक्ट ये भी है। ये कुछ अजीबो-गरीब सी एक बहस हमारे यहाँ छिड़ जाती है। कल मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कुछ मुख्तलिफ एक ज़ाहिर है जज़्बात थे, मैंने कुछ ट्वीट्स करी और मैंने कभी ट्विटर के ऊपर वो ऑप्शन यूज़ नहीं किया कि मैं रिप्लाइज़ को लिमिटेड कर दूँ कि जो जिन लोगों को मैं सिर्फ़ फ़ॉलो करता हुँ, हूँ, वही मुझे रिप्लाई करें। रात को 12 बजे के बाद जब मैंने अपनी ट्वीट्स के ऊपर रिप्लाइज़ देखे तो मैंने अपने आप को कोसा कि भाई मैं काश ये रिप्लाइज़ बंद कर देता और मुझे ये ना पढ़ना पड़ता। क्योंकि जितना स्ट्रेस मुझे वो पढ़ के हुआ, तो मैंने कहा यार ये तो मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं ये यकीन रखता था कि मैंने बहुत रेयरली कभी किसी को ब्लॉक किया होगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और मैं चाहता हूँ कि यार लोगों के दिल में जो भी है ना वो बोलें, लेट देम स्पीक। ठीक है, इख्तिलाफ हो सकता है तो मैं उनसे डिफरेंस ओपिनियन रख लूंगा, कोई बदतमीजी कर लेंगे तो मैं इग्नोर कर दूंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझे इग्नोर भी वो इनको ब्लॉक भी करना चाहिए। लेकिन कल मुझे ये महसूस हुआ कि यार मैं इनको काश ब्लॉक करता और फिर मैंने रात को किया। इट वाज टू लेट बट मैंने वो अपने जो कमेंट सेक्शन है उसको मैंने लिमिटेड कर दिया कि यार बजाय कि मैं मजीद ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त करूँ, इन लोगों के मुँह के ऊपर जो है ना मैं ताले लगा दूँ। क्योंकि ये तो बहुत बड़े इनसेंसिटिव और इनडिफरेंट नेचर के लोग हैं। मतलब अगर हम अ, वाक़यात को ग्रुप्स में ना डालें, तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं अपने नाम के साथ अपनी ज़ात ना लगाना छोड़ दूँ, कि नहीं जी हम सब इंसान हैं, मैं बट लगाना छोड़ दूँ, मैं जाफ़री लगाना छोड़ दूँ, मैं सैयद लगाना छोड़ दूँ, मैं खान लगाना छोड़ दूँ, हम सब तो इंसान हैं। अगर कोई किसी ग्रुप को टारगेट करते हो, हम क्यों नहीं उसको हाइलाइट करें, मेंशन करें? ये एक कैसी मुनाफ़िकाना हमारे मुल्क में बसने वाले मतलब ऐसे क्यों मुर्दा ज़मीर के लोग होते जा रहे हैं? और हकीकत ऐसी है, मैं आपको बताऊँ, मैं पर्सनली अहले तशी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हुए इसको अक्सर जेनोसाइड नहीं लिख पाता। क्योंकि रात में मैं इस बहस में नहीं पड़ सकता, रात में अगर मैं अपने दोस्तों से आके मिलूँ, यार तुमने वो फलानी चीज़ मतलब मैं सफ़र कर रहा हूँ अपने एंड के ऊपर और अब मैं एक्सप्लेनेशन भी देने बैठ जाऊँ आपको। और मैं आपको बताऊँ कि नहीं जी मेरे अंदर ये तकलीफ़ें मौजूद हैं, मेरी कम्युनिटी के लोगों को, मेरे दूर-दराज़ के रिश्तेदारों को इस तरह करके इसी वजह पे मारा गया और मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं बड़ा तकलीफ़ में होऊँगा, बड़ा इमोशनल हुआ होऊँगा और आगे से वो बड़े पत्थर दिल होके सुन रहे होंगे और फिर भी इन दी एंड बोल देंगे, नहीं जी नहीं हम आपकी बात नहीं मानते, ये जेनोसाइड नहीं है। तो बेहतर है मैंने अब वक़्त वो ऐसा है कि लोग ऐसे हैं कि आप इन टॉपिक्स को इतना अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आपको बड़े अपने करीबी दोस्तों से तकलीफ मिल जाती है ऐसे मौज़ूआत के ऊपर ना। तो मैं ख़ास तौर पे मैंने अपनी ट्वीट्स को लोग अक्सर वो है स्क्रीनशॉट करके इंस्टाग्राम पे लगाते हैं। मैंने दोपहर भर सोचता रहा कि यार किसी का डीएम ना आ जाए किसी दोस्त का कि यार ये तुम क्या लिख रहे हो? हुँ। शिया मुझे किसी खातून ने ट्विटर के ऊपर कोट ट्वीट करके लिखा, शिया मॉस्क क्वेश्चन मार्क मतलब शिया मॉस्क थी तभी धमाका हुआ ना।
और हमारे अगर ठीक है, मैं इस बात को कायल हूं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन हमारे यहाँ ही मस्जिदों के बाहर लिखा होता है कि मसला के देवबंद या मसला के फिक़्ह बिल्कुल। जाफरिया। तो जब हमारे यहाँ मस्जिद बनाने वाले ही उसको ग्रुप्स में डाल रहे हैं, तो मैंने शिया मॉस्क लिख के मैंने कहा यार ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर लोगों ने मुझे कॉल आउट करना शुरू कर दिया है। तो थे मेरे स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसे दोस्त, ऐसा ना हो मुझे डीएम आ जाए और यार मैं अब उनको क्या जवाब दूंगा, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तो सूरत हाल इस तरह की है कि आपके मास्टर के राउंड में ठीक है सपोर्ट आपको मिलती है बहुत सारे मौजूदात के ऊपर, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड लोगों से ही आपको जो है ना वो आपकी टांगे खींची जाती हैं, आप लाशें उठा रहे होते हैं और आप सवालों के जवाब भी दे रहे होते हैं। तो एक अजीब ऐसी तकलीफ जैसी सूरत हाल है। शहरयार, आपने इस सिलसिले में शनाख्त का या आइडेंटिटी का अंसर पेश किया, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी सिलसिले में बहुत अहम होता है। अब हम आते हैं आपके ज़ाती तजुर्बे की तरफ। आपने ह्यूमन राइट्स की रिपोर्टिंग की है, आपने अ, उन इंसिडेंट्स की भी रिपोर्टिंग की है जहाँ पर वाक़ई इस तरह की ही सिचुएशंस थी। और जब हम किसी भी चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत मुश्किल काम इस वजह से होता है कि आपको अपने जज़्बात को, किसी चीज़ ने आपके सामने लोग मर रहे हैं, क्या-क्या कुछ हो चुका है, लेकिन आपको फिर भी अपने आप को, अपने जज़्बात को काबू में रखना है एक अनबायस्ड तरीक़े से। रिपोर्टिंग का बिल्कुल। एक बहुत अहम उसूल है कि आपको रिपोर्ट पेश करनी है, आपको ओपिनियन नहीं देनी। तो ये बहुत मुश्किल काम है। फिर आपका अ, ताल्लुक भी अहले तशी कम्युनिटी से है, और जी। मैंने आपकी एक ट्वीट देखी थी जिसमें आपने ज़िक्र किया कि आपके ख़ानदान में भी एक इस तरह का वाक़या हो चुका है। तो क्या आप अपने उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर रोशनी डाल सकते हैं, आपके रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस? मैं मुझे मालूम था कि आप इस तरह कोई सवाल करेंगे, मैंने कुछ इस बारे में सोचा था कि यार ये कहाँ से मैंने खून देखना शुरू किया। तो हमारे एक प्रोफेसर होते थे यासिर रिजवी, अपेरेंटली वो शिया कन्वर्ट हो गए थे, उनका जो ऑफिशियल नाम था वो वहीद उर रहमान था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन हम उनको सर यासिर रिजवी के नाम से जानते थे। और कराची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वो हुँ, स्टूडेंट एडवाइजर भी थे। मुझे उन्होंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन बड़ी शफ़क़त दी थी कि हम उनके पास जा जा के बैठ जाते थे और बड़े डिस्कशन होते थे उनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। और बड़ी ज़बरदस्ती पर्सनैलिटी, उनके ग्रेसफुल से लंबे बाल और बड़ी अभी भी मुझे उनका चेहरा और वो हँसी और मियाँ इस तरह के वो बातचीत करते थे। तो हम यूनिवर्सिटी में क्लास लेके निकले और इत्तला ये मिली कि किसी यूनिवर्सिटी के करीब ही उनको जो है वो टारगेट किलिंग का जो है वो निशाना बनाया गया। मुझे बचपन में थोड़ी-सी ये ह्यूमन फ्लैश क्या, मुझे तो जो हमारे जानवर ज़िबा होते हैं उनके फ्लैश से भी एक अजीब एंग्ज़ायटी है। मैं बकरा ईद के दिन जो है मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ बकरा ईद के, जस्ट लेकिन मेंशनिंग इट हियर, लेकिन लेकिन बट इट मैं उस दिन डिप्रेसेस बाहर यू। नहीं निकलता। हाँ, 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 मैं ठीक है। मुश्किल से 1 या 2 बार मैंने शायद जानवर के ऊपर ज़बरदस्ती छुरी चलाई होगी। तो हम 3-4 दोस्त जो है वो गाड़ी या मेरे ख़्याल है मोटरसाइकिलों पे उस वक़्त जो भी मौजूद था, हम कराची के एक सरकारी अस्पताल अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो मॉर्ग की तरफ जाते हुए कहा कि भई यहाँ पे मौजूद है वो, उनकी जो लाश है। कैसे जाएँ वहाँ तक? कभी ऐसा देखा नहीं। अ, एक एक्सपीरियंस बस माइनर से दूँ कि मेरे ताया होते थे, वो मर्चेंट नेवी में थे, तो उनको असैसिनेट किया था सोमालियन पायरेट्स ने एंड अच्छा। उनको हेडशॉट था। जी हाँ, जी हाँ, 2010 में आई गेस इट वाज़ वाइडली कवर्ड बाय न्यूज़ मीडिया ओवर हियर। तो उनकी बॉडी भी लाइक 14-15 डेज़ में आई थी एंड ही वाज़ स्टिल ब्लीडिंग, उनके यहाँ पे हेडशॉट था। तो मैं मुझे याद है कि मैं उनकी भी जब मेरे कज़िन्स या मेरे भाई वगैरह उनकी बॉडी को गुस्ल के लिए लेके जा रहे थे, तो आई डिसाइडेड टू स्टे कि नहीं आप लोग हुँ, ये करके आ जाएँ। तो मुझे लाइक ये बिगिनिंग से है ऐसा शायद तो। तो खैर हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुँचे, सर यासिर की वो अ, चक्कर में कि यार जाएँ वहाँ पे देखें, और शायद उनकी फैमिली भी छोटी-सी थी। तो एक बड़े भारी से कदम क्या होते हैं वो मैंने महसूस करे कि उसकी 2-3 सीढ़ियाँ थी। मॉर्ग में हम चढ़ के अंदर गए तो हमने देखा कि उनके वो लंबे बालों के बीच से ना उनका खून बह रहा था और वो मार्बल के स्लैब पे लेटे हुए थे। मैं बस हम लोग ऐसे क्या करें, क्या नहीं करें, दोस्त आपस में लिपट के बस रो भी नहीं पा रहे थे। एक होता है कि भाई लड़के-लड़के रो भी नहीं सकते आपस में, एक एक-दूसरे को देख रहे हैं, तकलीफ भी, कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया।
उस दिन मैंने देखा कि यार क्या होता है जब गोली लगती है और उसके जो जख्म होता है उसमें से खून निकलना, और किस तरह जो है औरतों की आहोबुका किस तरह होती है लाशों के ऊपर। बड़े मजबूत करके वहां से निकले और उनके घर जाने का इरादा था, लेकिन नहीं जा सके। लेकिन बाद में मालूम ये हुआ कि जी वो कन्वर्ट हो गए थे। जो दोस्त उनके घर गए उन्होंने और इस बात को कंफर्म किया कि जी हकीकतन वो एलएचसी कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गए थे या जो भी मजहब में। तो इस वजह से वो टारगेट हो गए। इसके कुछ ही अरसे बाद मेरा ख्याल है अब्बास टाउन में धमाका हुआ, बहुत ही कोई खतरनाक धमाका था। मतलब मैं घर पे मौजूद था रात के टाइम पे। तो हम मेरा घर उससे कोई 10-11 किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद जो है हमारा घर लरस गया था। मगरिब के बाद का वक्त था ये। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हम लोग गए, और क्योंकि यूनिवर्सिटी नजदीक थी अब्बास टाउन से, तो हमें ये अंदाजा हो गया था कि जी घर गिर चुके हैं। घरों की सॉरी फ्लैट्स की जो फ्रंट साइड है वो पूरी ऐसे ढह गई है, और वो अब घरों में रह नहीं सकते हैं लोग। कई 100 फ्लैट्स है जिनके लोगों ने उनको बाहर आके बैठ गए थे। तो उस वक्त जो भी तंजीमें थी, मेरा ख्याल है ईदी वाले थे, जेडीसी थी, कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने पैसे जमा करना शुरू करे और आई एम सॉरी राशन जमा करना शुरू किया और वहां पे कैंप्स लगा लिए। कुछ सियासी जमातों की जो ये वाली तंजीमें हैं वेलफेयर की, उन्होंने, हमने भी यूनिवर्सिटी में कोई फेस्टिवल चल रहा था तो हमने कहा यार बड़ा अच्छा मौका है, और हम लोग भी जो है वो पैसे जमा करे। अच्छे खासे पैसे हो गए और हम लोग एक सुपर मार्केट है वहां से बहुत सारा सामान लेके यूनिवर्सिटी के दोस्त वहां पहुंचे। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को देखा, वो वहीं रहता था, तो मैंने रात को उसको फोन किया, उसने मेरा फोन उठाया नहीं था। उसी फ्लैट में रहता था जहाँ का हुआ है। तो उसके सर पे ऐसे ना पूरी बैंडेज हुई हुई, और वो एक मलबे के ऊपर बैठा हुआ था, और उसके हाथ ऐसे मरूनिश ब्राउन से हुए थे, और वो शॉर्ट्स में था, तो उसकी पूरी पाँव टांगे भी ना, वो किसी बात करने की पोजीशन में नहीं था। तो ना मैं भी उस वक्त मेरा ख्याल है गालिबन 20 साल का था, तो वो भी इतनी मेरा हम उम्र था, मेरे कॉलेज में साथ था सज्जाद। वो उसने अपने हाथों से मुझे बताया कि यार ये इसी मलबे से हमने कटी हुए हाथ कटी हुई लाशें उठा उठा के एम्बुलेंस में डाल के और यहाँ नजदीक पटेल हॉस्पिटल रवाना किया, और कह रहे मैं रात से ऐसे ही बैठा हूँ नम। और वहां ऐसा ही था। मैं आपको बताऊं कि वो ऐसी गली है चौड़ी सी, उसमें राइट साइड पे भी फ्लैट्स हैं, लेफ्ट साइड पे भी फ्लैट्स हैं, और उनमें नीचे गली के अंदर दुकानें हैं। वहां पे इंसानी आजा इतने थे कि उन दुकानें एक तो दायरा टूट चुकी थी, उन दुकानों के आगे वो जो टेंट्स कनाते होती हैं वो लगाई हुई थी। जब मैं उन कनातों के नजदीक गया ना, तो मक्खियों के शदीद भिनभिनाने की आवाजें आई। वहां पे मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसानी खून की खुशबू क्या होती है। और वो बिल्कुल उस तरह से था कि जैसे बकरा ईद पे ताफुन महसूस करता है ना, वैसी थी। और मैंने अपने दोस्त से पूछा मैंने तुम्हारे साथ क्या, वो कह रहे हैं मैं अक्रॉस द रोड बैंक के नीचे चाय के होटल की कुर्सियां लग जाती है वहां बैठा हुआ था, और वो एक प्राइवेट बैंक का जो है बोर्ड उन लड़कों के सर पे आके गिरा था उस धमाके के इम्पैक्ट से। उसका फ्लैट जाहिर है गली की तरफ नहीं, मेन रोड फेसिंग था, तो ही वॉज प्रेटी मच सेफ। लेकिन वो एक पहला इंसिडेंट था जहाँ धमाके की नौयत देखी, कैसे गड़ा पड़ता है, क्या है, लोग इस तरह करके बैठे हुए। खैर उस जमाने में टारगेट किलिंग का आगाज हो चुका था 2013 में। और मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मेरी फैमिली के तकरीबन 80% अफराद जो हैं, इस जो इमीडिएट फैमिली है, मेरे कजन फर्स्ट कजन वगैरह, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ वक्तों में वो बाहर चलेगा, और मैं हकीकत बात ऐसी है कि मैं अड़ा रहा के नहीं, मैंने यहीं रहना है। और मैंने अपने बैचलर्स अंडर ग्रेड की डिग्री वहाँ कर सकता था बाहर, मैंने वो नोट किया कि नहीं यार, मुझे बड़ा ट्रस्ट था कि यार नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते। और ठीक है हम बाहर चले भी जाते हैं, लेकिन हमें वो सोसाइटी का माहौल या वो रूट्स नहीं मिलती। मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ, मुझे अपनी वो वही गैदरिंग चाहिए होती है, वही मेरे लिमिटेड से दोस्त हैं। बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं कि यार नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, नए दोस्त कैसे बनाऊंगा। मतलब मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ नई चीज को अडॉप्ट करते हुए। तो मैंने इस हवाले से बड़ा जिहाद किया अपने घर के अंदर भी। और आज भी जब हालात खराब होते हैं ना, मैं मुझे मेरी तरफ बड़ी तोपों का रुख कर दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से जो है हम भी यहीं रह गए। और ये मतलब एक हकीकत है, और जो कि हकीकतन गलती है मेरी। मैं मौला अली का एक कॉल है कि दिमाग से सोचना चाहिए दिल से नहीं, तो मैं शायद दिल से सोचता हूँ तो इसलिए नुकसान कर बैठता हूँ। तो ये वो बड़े वैसे हालात थे मेरे। वाले साहब जो है एक कह लें कि गवर्नमेंट इदारे में काम करते थे। तो उनको 2 से 3 मरतबा जो है वो धमकियां और इस तरह के मामलात हुए। तो उन्होंने अपने एंड पे मैनेज कर लिए किसी तरीके से। और वो जाहिर है कि जो तंजीमें हमारे मुल्क में काम कर रही हैं शिया मज़हब के खिलाफ, उनकी तरफ से भी थी, एक सियासी जमात की तरफ से भी थी
कि इतने पैसे दे दें, फलाना दे दें, और ऐसे भी फोन आए कि हमें पता है आपकी बेटी इतने बजे फलानी यूनिवर्सिटी जाती है, आपका छोटा बेटा इतने बजे कॉलेज, बेटा आपका इतने बजे यूनिवर्सिटी, आप इतने बजे घर से। तो ऐसा होना शुरू हो गया था कि मेरे वाले साहब खुद 3 गाड़ियां या 2 गाड़ियां, चाचा की गाड़ी लेके जा रहे हैं, रूट्स बदल रहे हैं बहुत ज्यादा। और हम बड़े इसमें बहुत टेंशन में आ गए थे कि अच्छा पापा निकल चुके हैं, अच्छा कहाँ पहुंच गए, इस तरह का सिलसिला। क्योंकि एक मखसूस रूट था जो कि ट्रैफिक जैम जैसे मेरे वाले साहब लेते थे, उधर एक शिया मौलाना होते थे अल्लामा तालिब हरी, उनके दामाद को मार दिया। और मुझे था कि यार पापा सेम रूट लेते हैं। और कहीं भी आप, जहाँ आप मिडिल क्लास सोसाइटीज में रहते हैं, तो वहाँ पे आप अगर किसी सरकारी ओहदे पे और आपको इस तरह की गाड़ियां मिली हुई हो, या आप थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं जी, कि अच्छा बिल्कुल। जी। और ऐसा हो रहा था पाकिस्तान में कि अगर शिया डॉक्टर्स हैं या प्रोमिनेंट ओहदों पे पुलिस में बैठे हैं या किसी और सरकारी इदारे में बैठे हैं, तो आपको टारगेट किया जा रहा था। तो जब तक घर नहीं पहुंच जाते थे तो हमें बड़ा वो होता था। मैंने लिटरली अपने दोस्तों से ये वर्किंग करना शुरू कर दी थी कि यार, हालांकि सरकार की मिली हुई गाड़ी है, लोग नहीं करते खर्चा उसके ऊपर, मुझे था कि यार कहीं से अगर सस्ते में गाड़ी बुलेट प्रूफ हो जाती है तो मुझे पता लग करके बताओ। क्योंकि उस जमाने में एक रिवाज था, हो नहीं कर रहे थे पाकिस्तान में लोग। लेकिन खैर वो हमारे बजट से बहुत बाहर था, वो एक उम्रा के जो है वो शौक है। तो खैर दुआएं काम आई और वो हम लोग उससे निकल गए। हमने वो इलाका भी छोड़ा, शहर के एक दीगर इलाके में खैर हम शिफ्ट हुए, कि वहाँ पे काफी प्रोमिनेंस हो गई थी। वक्त आ गया कि बढ़ता रहा, मैंने सहाफत शुरू करी, और कराची में टारगेट लिंक रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपनी घर की मजालिस के अंदर अपनी कमीज के अंदर अपनी गन छुपा के जो है वो खड़े होंगे। और ऐसा नहीं है, मतलब हमारे यहाँ अच्छी खासी एक बड़ी मजलिस होती है सफर के महीने में, तो हुँ, मेरे जो सुन्नी दोस्त है वो हमारे बड़ा सा टेंट लगता है, उसके पीछे असला लेके बैठे हुए होते थे प्रोटेक्शन देने के लिए। बिकॉज दे न्यू के यार ये मोहल्ला बहुत ज्यादा जो है वो दूसरे फेथ ने डोमिनेट किया हुआ है, और हम चंद घर ही एलएचसी कम्युनिटी, लेकिन हम जाहिर सी बात है 20-22 साल से रह रहे थे, और वो उन दोस्तों से ऐसा गहरा ताल्लुक था कि वो अपना असला लेके बैठते थे टेंट के पीछे के हुँ, प्रोटेक्शन देने के लिए। और कुछ लोगों की तरफ से अगर हेट भी हमारी तरफ होती थी कि ये क्या कि आपने टेंट लगा लिया और ये आपका दिन शुरू हो गया फलाना, तो अच्छी बात मुझे हमेशा से लगती थी कि हमारे कुछ कहने से पहले हमारे वो अहले सुन्नत दोस्त जो उनको जवाब देके जो है वो शट अप कॉल दे दिया करते थे। तो ये एक बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग, आज तक मैं इससे बड़ा महसूस प्राउड फील करता हूँ कि यार क्या जबरदस्त दोस्त हमें वहां पे मिले, और आज भी एक ताल्लुक बरकरार है। खैर सहाफत का आगाज हुआ तो मेरा ख्याल है पहले हमजा साबरी को टारगेट किया गया। तो मैं क्राइम या ये सब चीजें करता नहीं था, तो हमारे एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फराज खान, बहुत जबरदस्त, उन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें सिखाई और ये करी वो करी। आई न्यू के ही इज डन इनफ ऑफ क्राइम एंड एवरीथिंग। तो उनको सॉर्ट ऑफ ना, मैंने मतलब मेरी जब ये अमजद साबरी की टिकट चले ना, मैं आई गेस मुझे याद है, मेरी याददाश्त थोड़ी ज्यादा अच्छी है, कि उन दिनों सिंध के शायद चीफ जस्टिस के बेटे को अगवा किया हुआ था, और खबर में उस वक्त ये कर रहा था कि सिंध पुलिस जो है वो जाली नंबर प्लेट के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की, टेंटेड क्लासेस, ये वो मैं लिख ही रहा था कि मेरी सिटी एडिटर होती नहीं हेरा सिद्दीकी, और बड़ा उन्होंने मौके दिए मुझे ऐसी खबरों पे काम करने के। मैं अभी तक ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने अंदर आके बोला कि शरियार आपने खबर देखी पीछे टीवी पे, आई टर्न अराउंड एंड आई वाज शॉक्ड। क्योंकि 4 से 5 दिन पहले हमजा साबरी से मेरे वाले साहब के साथ मुलाकात हुई थी, हमने उनको ये बताया था हमारे फैमिली में वो 2003 से परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक दोस्ती नहीं कह ली, उनसीयत भी थी बड़ी। ताल्लुक सा एक तो जो बन जाता है जी हाँ, आपका। बड़ा अच्छा हाँ। बना हुआ था कि वो बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे थे। और जहाँ से अमजद साबरी जिस इलाके में रहते थे वहां से मेरे वालिद वगैरह का बचपन गुजरा है, तो अमजद साबरी के बड़ों से एक अच्छी सलाम दुआ थी मेरे वालिद की, मेरे ताया की। तो उसके बाद हुआ ये कि मैं तो शौक में आ गया। इनको 4 दिन पहले हमजा साबरी से मुलाकात हुई, और मेरे वाले साहब ने बोला कि हमारा घर यहीं नजदीक में तैयार हो रहा है, और जब मिलाद होगा तो कवाली आपने करनी है, और इस तरह की। उन्होंने कहा जी 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 बिल्कुल, क्यों नहीं, और फलाना ढिमकाना इस तरह से। मैं तो बिल्कुल ना, मैंने कहा मैं इनको कैसे एक्सप्रेस करूं अपने दोस्तों को कि यार, या अपने इन कलीग्स को, कि मेरा एक बड़ा पर्सनल गहरा ताल्लुक है और मुझे इसकी रिपोर्टिंग में ना भेजा जाए। तो हिरा आई अंदर और कहती है कि फराज के साथ आपको जाना होगा। तो मैंने कहा अबे यार ये कैसे, मैं खैर मैंने कहा कि हमें चीज सिखाई गई थी, या मतलब मैंने खुद ही सीख ली कि जब भी अपने इदारे के दफ्तर में दाखिल होऊंगा तो ये भूल जाऊंगा कि मैं महाजिर हूँ, मैं शिया हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिमकाना हूँ। मैंने एक न्यूट्रल एनेक्स से जो है रिपोर्टिंग करनी है, और बिल्कुल। सच या झूठ क्या, मैंने सिर्फ फैक्ट लिखना है। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा चलो निकले यार। खैर वही कि यार मैं ये सीनियर रिपोर्टर के आगे रोना शुरू कर दूं, भय भय करूं, क्या करूं। और
खैर निकले वहां से, एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे, पता लगा जी वहां से एम्बुलेंस निकल के उनके घर जा चुकी है। वो लियाकताबाद का बड़ा ही मोहब्बत करने वाला ऐसा जुड़े से लोग होते हैं वहां पे ना। वहां हम पहुंचे, खैर गाड़ी बाहर पार्क करके गलियों के अंदर अंदर तो एक मजमा लगा हुआ, और लिटरली लोग जो है ना वो जिस होलिये में थे उस होलिये में बाहर आए हुए लोग, शलवार के ऊपर बनियान पहन के, इस तरह के एक बड़ा ही कैजुअल सा वो ना कि भाई पता नहीं क्या कयामत गुजर गई है। और हकीकतन वहां पे मैंने अश्क बार नहीं दिखा था, लोगों को रोते हुए दिखा था, खास तौर पे जो शोबिज इंडस्ट्री से लोग ताल्लुक रखते हैं। और क्या हो गया, क्या ही आफत हो गई है। मैं कोई कोना ढूंढ रहा था कि मैं कहीं जाके रोना शुरू करूं, और मैं अपने जो अ, फराज खान जो साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद थे, मैंने कहा इनसे भी ना थोड़ा सा जान छुड़ाता हूँ यार, कहीं तो कोने में आके अपने आप को थोड़ी मेरी नजर पड़ी तो वो भी रो रहे यूं थे। करके खड़े हुए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब ऐसा माहौल, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। खैर ये सारा मामला हुआ, हमने रिपोर्टिंग करी, और मुझे याद है मेरी एक कलीग थी जिसरा बहुत अच्छी, अभी भी रिपोर्टिंग करती है ट्रिब्यून के लिए, वो उनको ये टास्क दी गई थी कि आपने फैमिली के जज्बात को या उनको कवर करना है। तो हम इतने खैर वो तो नहीं थे, बेहस तो नहीं थे कि हम जाके वो जिस तरह कुछ, मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगा, उनको पीछे प्रेशर होता है कि वो जो बड़े बड़े सानात मुंह पे आगे माइक लगाते थे, कैसा महसूस है फलाना ने खाना। तो वो यूसरा कहती है यार मैं गई, उनकी वालदा बैठी थी, उनकी बेगम, मैं बस बैठी रही, जो वो कह रहे थे हम वो सुन लिख रही थी, और जो वो हो रहा था ऑब्जर्व करके मैंने अगले दिन छाप दिया। तो ये इस तरह का माहौल हो जाता है रिपोर्टिंग करते हुए ना। खैर हम निकले, हमने खबर फाइल करी, अगले दिन सुबह घर से मेरे नजदीक था तो जनाजा भी मैंने कवर किया, ये मामला हो गया। फिर उसके कुछ अरसे बाद ही सेम ईयर की बात है कि खुशदार के इलाके शाहनूरानी बड़ी श्राइन है, वहां पे काफी उनके अकीदतमंद हैं, वहां पे धमाका हुआ। तो मेरे साथ मेरे एक रिपोर्टर थे, इनके साथ मेरी बड़ी कंपेटेबिलिटी बनी। सीनियर थे मेरे जुबैर अशरफ, राइट नाउ इन जर्मनी। तो लेबर वगैरह उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है, बल्दिया का जो सानिया वो था फैक्ट्री का, वो बड़ा अच्छा कवर किया। तो खैर हमें रात को मैंने 11 बजे उनको फोन किया, बलूचिस्तान के रिपोर्टर्स कवर तो कर रहे थे लेकिन बहुत ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज नहीं आ रही थी। हालांकि हमारा काम नहीं था, डेस्क को जो चाहिए वो लेता रहे, लेकिन हमारे एडिटर थे और मेरे मुझे उन्होंने पढ़ाया भी, कमाल सिद्दीकी साहब, आई एम ग्रेटफुल उनकी वजह से यहाँ तक हूँ। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बायलाइंस पे खुद इन्वेस्ट करना होता है, तो अगर कहीं पे खुद गाड़ी लेके जानी हो, फ्यूल लेके जाना हो, तो वो आपको ही लेके जाना है, इदारा एक हद तक ही सपोर्ट करता है। मैंने जुबैर को फोन किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, सुबह सुबह शानूरानी पहुंचते हैं। और मेरी फैमिली में बहुत इमीडिएट एक डेथ हुई हुई थी, बट आई वाज लाइक यार ये उस तरह कवर हो नहीं रहा, बड़ा रिमोट एरिया है, वहां पे जाके रोड ना एंड हो जाती है, उससे आगे जाती नहीं है। वो रोड भी बस किसी कोई होंगे, मैंने एमपी उनकी अकीदतमंद उन्होंने बना दी तो बना दी, अदरवाइज वहां पे गवर्नमेंट बनना सोचती भी नहीं। वहां पहुंचे तो सुबह फजर का वक्त था, फजर से पे हम लोग निकले थे, और वहां 1.5 से 2 घंटे में अपनी गाड़ी लेके कच्चे का पूरा एरिया था वहां पहुंच गए। अब वहां जब पहुंचे तो एक हसास इदारे के फोरेंसिक टीम आई हुई थी, तो उन्होंने जो लाशें थी, या मतलब लाशें तो उठा ली थी, लेकिन जो ह्यूमन फ्लैश था वो नहीं हटाया था। और एक वो शॉर्ट हाइटेड सा एक जैसे कोर्टयार्ड था, लेकिन वो छत उसकी कवर्ड थी और साइडों से ओपन था, तो वहां पे औरतें और बच्चे खड़े हुए थे। बाहर सहन में धमाल हो रही थी मगरिब के वक्त पे, औरतें और बच्चे थे, छत नीची थी, उधर धमाका हुआ। अगर खुली जगह पे होता है तो जो बॉल बेरिंग्स होते हैं या और शार्पनर्स होते हैं मौजूद धमाका के इस मवाद में, वो दूर जाते हैं। तो अगर आप एक बंद क्लोज इन्वायरमेंट में कर देंगे तो आप महसूस करेंगे उसकी क्या इम्पैक्ट होगा। शिद्दत होगा, बिल्कुल। मैंने हकीकतन वहां पे इतने इतने से बच्चियों के पाँव कटे हुए देखे, मैंने उस छत के ऊपर औरतों के बाल चिपके हुए देखे। और आप एक जगह पहुंचते हैं ना जहाँ पे आप देखेंगे यार वो हमारे बच्चे ने बबल गमर्स की वो होती थी, बड़ी अच्छी थी, क्यूट सी सैंडल्स बच्चों बिल्कुल के, वो बिल्कुल। उनका ढेर लगा हुआ। और मैं वो शायद अपना वो मामला भूल चुका था प्रोफेसर यासिर से कि यहाँ मैंने एक्चुअली जो है मुझे वॉमिट होगा, क्योंकि मैं हम लोग ना बड़ा उसमें पहुंच रहे कि यार बड़ा रिमोट सा एरिया जाके देखते हैं क्या हुआ। अभी अंदाजा नहीं था कि कैसी तबाही वहां या कयामत आई है। वहां पहुंचे और मुझे अचानक से मैंने कहा यार क्या क्या कटा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, किस तरह की ये स्मेल है, क्या हो रहा है ये। मैं लिटरली साइड पे गया, मैं उसके बाद जो है कंप्रीहेंड करना मुश्किल। सालिया एक बात मैं बताऊं, वहां पे 1.25 से 1.5 घंटे में एम्बुलेंस पहुंची थी। इतना रिमोट एरिया है कि वो कराची से आप बलूचिस्तान निकलते हो ना,
हब जो है वो शहर है। अच्छा। वहां पे जो मजार के खलीफा थे, आई रिमेम्बर हिज नेम, दोस्त मोहम्मद, वो कहते हैं कि यहाँ पे एक पीटीसीएल का वायरलेस फोन है हमारे पास, और कुछ नहीं है। कहते हैं जब धमाका हुआ मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के फोन उठाया और मैंने बोला या अल्लाह, अगर ये नहीं चला फोन तो मतलब फिर तो गए, फिर तो कब इत्तला पहुंचेगी, क्या होगा शहर, कब एम्बुलेंस आएगी। कहते हैं मैंने वो फोन उठाया, मैंने हब चौकी पे फोन किया कि भाई एदी वालों की एम्बुलेंस से भेजो, यहाँ धमाका हुआ। कह रहे तब से लेके अब तक ये फोन डेड है, ये एक बार तभी चला उस इत्तला के लिए, या वो रेस्क्यू हुआ। इसके बाद 7 का ब्लास्ट हुआ, मेरे घर में तकरीब हो रही थी शादी की, मैं यहाँ से निकला, हमने वो हुआ जी धमाका हुआ, हम फिर खड़े होकर कि जी हमें जाना है, हमें जाना है। हैदराबाद के रिपोर्टर मौजूद थे, हमने कहा नहीं जी हम खुद रिपोर्टिंग करेंगे। खैर हमें वो हिरानी गाड़ी अरेंज कर दी, इस मरतबा पेटी कैश वैश दिया, बड़ा हम लोग तरीके से खैर पहुंचे। मैं रिपोर्टर जुबैर अशरफ और फोटो जर्नलिस्ट अतर खान, हम वहाँ पहुंचे। फजर का वक्त था भाई, ये देखने वाला एक सीन है ना कि उसके 7 का जो श्राइन है लाल शहबाज अंदर की, उसके कोर्ट यार्ड्स हैं, उन कोर्ट यार्ड्स को सबको बंद कर दिया गया था, कोई अंदर आ नहीं सकता था। फजर पे हमने नोट किया वो जो बिल्कुल डॉन या उससे पहले की एक रोशनी होती है ना, लोग ना ऐसे करके श्राइन की तरफ आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, और वो आहिस्ता से ना माफी मांग रहे थे। वो मतलब उनका शायद अकीदा ये था कि जो मेरी बात हुई यहाँ पे, वो कहते हैं कि ये हमारे हमारे गुनाहों की वजह से यहाँ धमाका हुआ है, हमने कुछ गलतियां की हैं जो हमारे जो है लाल साईं के ऊपर इधर आके जो है धमाका हुआ है और फलाना हुआ है। खैर हम साहब ही थे, वो हुआ जी, तब तक क्लीनिंग नहीं की गई थी। अंदर पहुंचे तो वो एक लंबी सी लेयर लाशों को दायरे घसीट के लेकर आए होंगे, दूर तक तो 100 से 1.5 फुट तक की जो है खून की लकीरें बनी हुई थी। और वहां पे भी वही उसी तरह की, मुझे याद है कराची सीटीडी की टीम उस वक्त फॉरेंसिक कर रही थी, और वही सारे मामला अंदर जो जाली थी मजार की, वो भी शहीद हो गई थी और वहां मौजूद थे मामला। थोड़ी देर बाद वहां नमाज जनाजा हो रही है जी, किसकी हो रही है जी, पता लगा जी 2 दोस्त हैं, वो साथ आफ्टर स्कूल जो वॉलंटियर करते थे मजार के ऊपर, और वो एक अहले सुन्नत उससे था मसलक से, और एक अहले तशी, और वहां पे सब बहुत ज्यादा जेलन होके रहते हैं बिल्कुल, 7 के बिल्कुल, अंदर उनके, बिल्कुल। वहां सबने अलम लगाए थे, चाहे सुन्नी है चाहे शिया। एक उस बच्चे के जो बाप था उसका भी नया दौर ने भी स्टोरी करी थी, और हमने तब बड़ा उसको रिकॉर्ड किया था। अकॉर्डिंग टू हिम कि हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स आके हमारे दरमियान बसना शुरू हो गए थे जो कि अक्सर हमें बहुत सारी चीजों रोकना शुरू हो गए थे। और हमने कहा यार ये 7 की बस्ती ऐसी नहीं है, यहाँ बड़ी इंटरफेथ और इंटरसेक्टेरियन हार्मनी है, ये किस तरह की चीजें यहाँ पे होने लगी हैं। और बकौल उसके वो अहले तशी था, तो कहता है कि यहाँ हमारे कुछ सुन्नी भाइयों को भड़काया भी जा रहा है हमारे खिलाफ। वो कह रहे हैं हम ये चीज ऑब्जर्व करना शुरू हो गए थे, और हमें नहीं पता था कि वो इस शक्ल में सामने आएगी। तो 7 का क्लास भी ऐसा था कि हम उन जो बच्चों की घरों में गए ना, तो सिंध में एक ऐसा माहौल है, कराची में हमने नहीं देखा, मतलब कराची इज पार्ट ऑफ सिंध, लेकिन बता रहा हूँ कि वो जो जहाँ सिंधी स्पीकिंग रहते हैं, कि हम उन घरों में गए, बेचारे एक प्रोफेसर साहब थे जिनका जो एक बेटा था वो प्रोफेसर साहब का था, घर में गए, एक अच्छा सा घर था। अब आपने वहां बैठ जाना है, आप एंटर होंगे तो सब लोग खड़े होंगे, आपसे यूं करके सलाम करेंगे, अपनी इज्जत पेश करेंगे, और अब भी बैठ जाएंगे। अब आपने बैठ जाना, और बड़ी खुसर पुसर के अंदाज में वहाँ गुफ्तगू हो रही होती है। जो हमने भी जो है ना बच्चे के चाचा से थोड़ी बहुत बातचीत करी कि भाई क्या करता था, किस क्लास में था, और वही चीज कि आप सवालात तो कर नहीं सकते हम इतने इंसेंसिटिव नहीं, तो जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो लिख रहे थे। उस 14 या 16 घंटे जब तक हम मौजूद हैं, हम लैपटॉप लेके गए थे, हमने कोई 6 से 7 स्टोरीज करी, बड़ी अच्छी, लोगों को करीब से जाना, 7 की चीजों को करीब से जाना। और एक बड़ी वहां बहस छिड़ गई थी कि जी धमाल कभी यहाँ का रुका नहीं है, जो मगरिब से पहले होता है, तो धमाल तो लाजमी होगा धमाल। अब हकीकत में ऐसा था कि वहां पे धमाल भी हो रहा था और अंदर मातम भी हो रहा था, बिल्कुल साइड बाय साइड। इसमें मेरा ख्याल है चंद इंचों का फर्क होगा कि धमाल भी डाली जा रही है और मातम भी हो रहा है, जब मजार खोल दिया गया सिक्योरिटी की जानिब से। तो ये बड़े एक वैसे लम्हाते कि मुझे नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या होगा। बाद में मुझे इसका एक अजीब सा ट्रॉमा होना शुरू हो गया कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है तो मुझे फौरन नहीं होता था कि ये जो है गिर जाएगा, ये कोई गाड़ी तेजी से आ रही है तो मुझे लगता है यार ये, मैं अजीब व गरीब उसका नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया था कि वो इतने नेगेटिव, क्योंकि सारे हमने फिर वहाँ के इन इलाकों के हॉस्पिटल भी विजिट करते थे इन धमाकों के बाद, और जाहिर सी बात हेल्थ के हवाले से भी कवर करना है, मेन इंसिडेंट को भी कवर करना है, तो इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा जहन पे रहता था। उस दौरान बिल्कुल। कराची में भी जी पता लगा एक फैमिली आई हुई है अमेरिका से मुहर्रम को वो करने के लिए, 5 के 5 उनको मार दिया घर में घुस के। उनमें कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, बड़े टॉप के सर्जन थे यूएस के। इस तरह के वाकयात होते रहे। फिर जब हमारे घर में मजलिस हो रही है तो मैं जहां जहां मेरी थोड़ी बहुत पुलिस से पीआर है या रेंजर्स में, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर प्लीज मोबाइल भेज दिएगा,
2-4 सिपाही लगा दिएगा, प्लीज सर ऐसा कर दिएगा, वैसा कर दिएगा। दोस्त हमारे कह रहे हैं कि यार तुम्हारी शायद कोई जानने वाले हैं, 2 सिपाही हमारे यहाँ बिठा दो यार, मजलिस है, ये है, वो है। हुँ। तो ये बड़ा एक अजीब सा हॉरिफिक सा मामला रहा है, और अगर ये वेव दोबारा शुरू होने जा रही है तो मैं आगे मुहर्रम है, रमज़ान है, और मैं बिल्कुल, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए वरीड नहीं हूँ, और भी पाकिस्तान में वल्नरेबल लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोग्रेसिव्स पे अटैक किए जाते हैं। आगे अभी मैं कल रात को सोच के यार औरत मार्च आ रहा है, बहुत वल्नरेबल हो सकता है। तो बड़े इंसिडेंट्स हैं। सभी महमूद को जिस तरह टारगेट की गई, एक जी, प्रोग्रेसिव बिल्कुल। आवाज थी। तो ये सब चीजें होती रही हैं। तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो क्या करें, वो अपनी इस मुल्क से निकल जाएं, क्या करें, समझ से बाहर है। अल्लाह ना करे कि ये वेव मजीद फैले। तो जो करता धरता है इस मुल्क के, वो सोचें कि किन गलतियों की वजह से यहाँ तक पहुंच रहे हैं, और अगर हम अब भी उनका उजाला नहीं किया या उन्हीं पॉलिसीज पे हम अड़े रहे, तो टाइम तो मेरा ख्याल है पानी तो ऑलरेडी गुजर चुका था आज से 3-4 साल पहले। तो अभी तो हम और नीचे तह में आ गए हैं कहीं पे। शहरिया, बहुत शुक्रिया कि आपने एक ख़ासे मुफ़स्सल तरीक़े से अपने ज़ाती तजुर्बे और अपने अ, प्रोफ़ेशनल तजुर्बे का भी अहाता किया, और एक बड़ा मेरे ख़्याल में बहुत से सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, उनके ज़हन में एक तस्वीर बन जाएगी, जिस तरीक़े से मुझे लगता है कि आपके ज़हन में भी बन रही थी जब आप ये बातें बयान कर रहे थे। आपने बातें इस बिल्कुल, तरह बयान की जिस तरह आपके सामने हो रहा है, और मेरे ख़्याल में ये जब आपने एक इस तरह की भले वो प्रोफ़ेशनल कैपेसिटी में हो, जब आपने इस तरह के इंसिडेंट्स कवर किए हों, तो खुद को उससे आइसोलेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं इस सिलसिले में आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपका शुक्रिया। जैसे कि पॉडकास्ट का वक़्त कम कम है, और आपका भी मुझे पता है कि आपने काम पे जाना है और आपने इस बात का ज़िक्र किया बिल्कुल। था। तो मैं बस अपने सवालात को मुख्तसर करने की कोशिश करूँगी, और मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपके अहले सुन्नत दोस्त आपके घर की मजालिस के बाहर बैठते थे ताकि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकें। फिर आपने ये भी बताया कि सेवन शरीफ में जिन 2 बच्चों का आपने ज़िक्र किया, जो 2 दोस्त थे, उनमें से एक का ताल्लुक अहले सुन्नत अ, जमात से था, और अब अहले सुन्नत जमात तो मेरे ख़्याल में नहीं कहा जा सकता, लेकिन अहले कम्युनिटी। सुन्नत है, कम्युनिटी से, और दूसरे का जी, जी। ताल्लुक फ़िक़्ह जाफ़रिया से था। तो आप ये बताइए, क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, और आपने ये बात कही है कि एक्सपीरियंस मिक्स्ड है, कि आपको अपने अहले सुन्नत दोस्तों की तरफ से भी सपोर्ट मिली है। अगर कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना हुआ तो सपोर्ट भी आई उस तरफ से। और ऐसा है, ऐसा जी, है। और अब बात ये है कि क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबको मिलकर रहना है। सबको मिलकर रहना होगा, तभी मुमकिन है कि इन वाक़यात का ख़ात्मा हो, तभी मुमकिन है कि हम दहशतगर्दी से लड़ने की बजाय अपने मुल्क में गुर्बत का ख़ात्मा करें, तालीम आम करें, सेहत के शोबों को फ़रोग़ दें। तो आपसे आख़िरी सवाल यही करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है अ, कि पाकिस्तान की अक्सरियत को इस रुझान को ख़त्म करने में अपना किरदार कैसे अदा करना चाहिए? जैसे आपके दोस्तों ने देखें, किया। हमें ना सबसे पहले अगले की तकलीफ का एहसास होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान में कोई शिया कम्युनिटी को टारगेट नहीं होती। यहाँ पे क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया गया है, और अहमदी कम्युनिटी को भी टारगेट किया गया है। तो अगर मैं सिर्फ ये बोलना शुरू कर दूँ, नहीं जी मैं ही मज़लूम हूँ, या चले मैं अगर ये उस तबके से ताल्लुक नहीं भी रखता, इस पे ज़ुल्म हुआ, और मैं बोलना शुरू कर दूँ, नहीं जी ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता, ये साजिश है मुल्क के खिलाफ, फलाना-ढिमकाना। और कल किसी साहब ने ट्विटर पे, आपने देखा होगा, कल ये बात बड़ी की जा रही थी कि जी अजीबो-गरीब सी मंतकें लाते हैं कभी-कभार लोग। कहते हैं कि ये हो ही इसलिए रहा है कि हम इसको शिया जेनोसाइड का नाम लें। क्या पता कोई साहब लिखना है कि क्या पता ये धमाका किया ही इसलिए गया हो दुश्मन की जानिब से कि हम इसको फिर शिया जेनोसाइड करना शुरू कर दें, और हमारे दरमियान जो है एक दीवार खड़ी हो जाए। तो भाई दीवार तो मौजूद है, जो दीवार के को मिटाना चाहते हैं वो मिटा लेते हैं। कम्युनिटीज़ के बीच में बड़ी हार्मनीज़ भी होती हैं। अ, इस महीने के अंदर हमारे घर में नियाज़ होती है, तो उसमें तमाम जो है हर तबके के हर जगह से लोग मौजूद होते हैं, और बड़ा एक जैसे में आते हैं। मेरे दोस्त वो इसलिए मेरे साथ रहते थे कि हमने हमेशा उन्होंने देखा है कि शिया मज़हब क्या है। नज़दीक इमाम बारगाह था, तो हमारी मजलिस में अटेंड करते थे। 6 मुहर्रम को मैं शरबत की सबील लगाता हूँ, उसपे हकीकतन ऐसा है कि लगा के मैं अपने सुन्नी दोस्तों के हवाले कर देता हूँ, इमाम बारगाह के बाद। और वो सारे
मतलब उसमें 90% मेरे सुन्नी दोस्त होते हैं जो कि उसको बना भी रहे होते हैं, उसको पिला भी रहे होते हैं, मैं साइड पे खड़ा हुआ देख रहा होता हूँ। और उनको हम जुलूस में भी लेके गए, उन्होंने अलम भी उठाया हमारी तरफ से। तो पाकिस्तान में अगर आपको बसना है और इसको आगे लेके आना है, इस चीज का आपको कोई अकेली कम्युनिटी यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर सकती है। आपने बर्दाश्त नहीं करना होगा, आपने को एग्जिस्ट करना होगा एक साथ। इस चीज को समझना होगा कि ये सब लोग ऐसे ही रहेंगे, आपने भी यही रहना है। आपने अपनी कैपेसिटी में अपनी हर चीज परफॉर्म करनी है। आपका फ्रीडम को कोई सबटाज ना करे, आप दूसरे के फ्रीडम को सबटाज ना करो, जो भी वो प्रैक्टिस करना चाहता है। तो हम अगर ये समझते हैं कोई कम्युनिटी कोई ग्रुप के यार हम फलाने को खत्म करके जो है, या ऐसे ऐसे जज्बाती ग्रुप रहते हैं, आप कैसे किसको खत्म कर लेंगे। बिल्कुल। और आप किसी को ऑप्रेस करेंगे वो डबल उससे वापस आता है। तो समझने की जरूरत है कि बैठेंगे डायलॉग करेंगे तो ऐसा नहीं है, कम्युनिटीज करीब आई भी। पाकिस्तान में इंटरफेथ हार्मनी प्रिवेल करी भी कुछ एरियाज में, लेकिन उसका तरीका यही है कि बैठें डायलॉग करें, क्वेश्चन करें, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए। अगर हम सवाल करने से रोकेंगे और इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने से रोकेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर जो इख्तलाफात हैं वो वहीं के वहीं, जैसे स्कूल के अंदर एक स्टोरी की थी अभी किसी बरतानवी अखबार ने या किसी ने, कि वो शिया बच्चे क्या महसूस क्या क्या सवाल जो है वो फेस करते थे। तो वो सब चीजें अब नहीं है, अब मौजूद, लेकिन मैंने अब फेस करी। अच्छी बात है, मेरे शायद आने वाली नस्ल फेस ना करे, लेकिन हमने वो फेस करी। तो ये सब चीजें वक्त के साथ साथ अगर डायलॉग्स हो, ये सब चीजें हो तो बेहतर होती हैं। लेकिन एक आखिरी बात ये कि क्या ये अर्बन इलाकों में बेहतर होंगी, रूरल में कब बेहतर होंगी, ये सब चीजें देखने की है। कल ट्विटर पे जो सारा एक प्रोपेगेंडा या बातें की गई कि अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई हुई है, अभी इस हवाले से बात ना करो यार, मुल्क की ट्रेजेडी उसी वक्त डिस्कस होगी। मैं आज मरूं तो आप मुझ पे आज ही रोएंगे, कल नहीं रोएंगे कि नहीं जी एक टीम आई हुई है। वो भी वरना ये बोलेंगे कैसी मुर्दा कौम है यार, इनके इनके यहाँ एक सानिया हुआ है और ये कह रहे हैं नहीं जी इसको छुपा लो। कोई कह रहा है जी पॉजिटिव न्यूज करो। मतलब अच्छे अच्छे लोग लिख रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर पॉजिटिव स्टोरीज। तो नहीं भाई, मतलब ऑस्ट्रेलिया आई हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टीमें आनी चाहिए, माहौल ऐसा ही रहना चाहिए। अव्वल तो एक आखिरी बात मैं बोलूंगा, आपने जब हम शुरू में बात करते थे ना, मुझे एक चीज और पॉइंट थी कि जब हमारे यहाँ कोई ऐसे फेस्टिवल हो रहे होते हैं, क्रिकेट हो रहे हो, ऑलरेडी हम फील सिक्योर करते हैं कि नहीं जी गवर्नमेंट स्टेट जो है बड़े बिल्कुल। एफर्ट करेगी। पीएसएल हो रहा है, यानी पीएसएल को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, बाकी जगह भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये है कि चीजों को भाई डिस्कस करने दें, लोगों को बोलने दें। बिल्कुल। एक सानिया हुआ है उसके ऊपर कमेंट करने दें। ठीक है आप उससे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन आप भी बोलें, हमें आपके भी बोलने से कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा जवाब होगा हम उसका जवाब भी देना पसंद करेंगे। ये मामला आते हैं सादिया। शहरयार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मुश्किल मौजू पे गुफ्तगू की, बहुत खुलकर गुफ्तगू की, और मेरे ख्याल में जो आपने आखिर में पैगाम दिया है वो बहुत अहम है कि माशरे को टॉलरेंस की नहीं, को एक्सिस्टेंस की ज़रूरत है, इंक्लूजन की ज़रूरत है। हमें किसी को बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि सबको बिल्कुल। साथ मिलजुल कर रहना है। और आपकी इस बात से भी मैं इत्तेफाक करूंगी कि डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, किसी को भी चुप करवा देना कि नहीं भाई तुम बात मत करो इस मौजू पर। किसी का भी मौजू, किसी की भी राय उनके अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो सकती है, लेकिन उस राय को दबाना और उस राय को या किसी भी मुख्तलिफ नज़रिए या अकीदे को बर्दाश्त ना करना, मेरे ख्याल में यही वो वजह है जहाँ से तमाम मसाइल का आगाज़ होता है। यहीं पर मैं इस पॉडकास्ट का अख्ताम करूँगी, और एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। यू और मोस्ट वेलकम। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी। उम्मीद है कि अगली बार आपके साथ किसी ऐसे मौजू पे गुफ्तगू होगी जिसमें खून के छींटे ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।